नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और ये क्वेश्चन आपका जियोग्राफी पोर्शन से यूपी स्पेशल पेपर नंबर 6, ठीक। और ये सेकंड क्वेश्चन है। और क्वेश्चन भी आपको जो दिखाई दे रहा है वो 2021 में आया था। अच्छा, मैंने कल शायद वो 2022 में बता दिया था। नहीं, कल जो क्वेश्चन मैंने कराया था मृदा अपरदन से संबंधित, वो क्वेश्चन भी आपका 2021 में ही आया था। और वो 19 नंबर वाला क्वेश्चन था, ये 20 वाला लास्ट क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन था ये भी। और कल जो क्वेश्चन कराया था वो भी लॉन्ग क्वेश्चन था। तो आज भी हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो देखते हैं। पूछा है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं। पहले तो इनको छोटा करो यार, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो लिखने में सही नहीं लगता। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं। कृषि विकास में सिंचाई की भूमिका की व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। तो हमें भूमिका बताना है कृषि विकास में सिंचाई की। तो आपके दो बॉडी पार्ट हैं इसमें, इंट्रोडक्शन दोगे, कंक्लूजन दोगे। देखो, पार्ट लिखना तो वही है, आपको फॉर्मेट तो वही रखना है ABC, लेकिन हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देख लेते हैं। लेकिन बॉडी पार्ट दो हैं आपके, एक है आपको साधन बताने हैं, दूसरे बॉडी पार्ट में आपको सिंचाई की भूमिका बतानी है। किसमें? कृषि विकास में, कृषि के विकास में, ठीक है। तो दो पार्ट होंगे, फिर कंक्लूड कर देना है हमको। चलिए तो शुरू करें बगैर किसी देरी के। सिंचाई मृदा को कृत्रिम रूप से पानी देकर उसमें जल की मात्रा में वृद्धि करने की क्रिया है। अब जल कृषि विकास से संबंधित है। कृषि विकास में हम सिंचाई की भूमिका भी देखेंगे। तो पेड़ पौधों के लिए मृदा में नमी होना जरूरी है। अब उसमें मृदा में नमी करने के लिए ही सिंचाई, ये परिभाषा देते हुए चले ना। सिंचाई क्या है? मृदा को कृत्रिम रूप से, अब वर्षा होती है वो अलग बात है, नेचर ऊपर से बरसता है, वो भूमि को गीली कर देता है। लेकिन अगर मृदा को कृत्रिम रूप से पानी देकर उसमें जल की मात्रा में वृद्धि करने की जो क्रिया है वही सिंचाई है। सिंचाई उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान क्षेत्र की अनिवार्य आवश्यकता है। चलिए, ये आपने इंट्रोडक्शन देख लिया, ज़्यादा बड़ा नहीं किया, छोटा किया है। हालांकि जब मैं आंसर लिखता हूँ तो ये समझो कि ये मॉडल आंसर के रूप में रखा जाता है। और मॉडल आंसर का मतलब कि जब आप वहाँ लिखोगे पेपर में बैठ करके तो आप इतना नहीं लिख पाओगे। इसका 60 से 70% डाटा भी आप लिख लो, 60 से 70% पोर्शन भी इतने इस मॉडल आंसर का लिख लोगे तो वो भी परफेक्ट एक आंसर होगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ मैं ज़्यादा लिखता हूँ। ऑलवेज मैं सोचता हूँ कि इधर से उधर कुछ ना बचे। उसका अगर 70% भी याद रहे तो वो लिख के चला जाए हम, वो काफ़ी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अब आगे है उत्तर प्रदेश यूपी। ये यूपी जो कोष्टक में लिखा है, सॉरी इसको थोड़ा हटाए पहले, ये यूपी, क्योंकि आगे आपको उत्तर प्रदेश ना लिखना पड़े सीधा सीधा, तो यूपी का लिख करके आप काम चला सकते हो। तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भौगोलिक और जलवायु विविधताओं के कारण सिंचाई के साधन भी भिन्न भिन्न हैं, ठीक है ना। और यूपी मिनी इंडिया के तौर पे हम देखते हैं उसे। वेस्टर्न यूपी हरित प्रदेश, हरित क्रांति यहीं आई थी, है ना, क्योंकि यहाँ सिंचाई के साधन अच्छे उपलब्ध हैं। वहीं आप पूर्वी उत्तर प्रदेश दोगे, बुंदेलखंड वाला ये एरिया देखोगे, तराई क्षेत्र देखोगे, तो अंतर तो है ना। तो उसी अनुसार हमने मैप को दर्शा दिया इसमें कि कौन कौन से साधन हैं सिंचाई के साधन। वैसे तो हर जगह लगभग वही यूज होते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत हमने क्राइटेरिया चेंज करने की कोशिश करी। ये मैप हमने बनाया यूपी में क्षेत्र अनुसार सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं उस तरीके से। तो ये दिखाने की कोशिश करी कि तराई क्षेत्र है, एक क्षेत्र तराई का हमने लगा लिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, है ना, और मध्य यूपी। ये वाला मैप इस तरीके से डिवीजन के साथ आप ज्योग्राफी में काफ़ी यूज करोगे, और हम करेंगे भी, आप देखना, है ना। ज्योग्राफी में पर्यावरण वाले में उसमें जाएंगे तो भी, तो ये क्षेत्र आपको रट जाएगा धीमे धीमे कि इस तरीके से हमको डिवीजन करना है यूपी का। वहाँ जो चीज़ें अलग अलग होंगी उस तरीके से हम देखेंगे फिर, ठीक है। तो वहीं हमने कुछ चीज़ें जो मैंने में रख दी कि तराई क्षेत्र में तालाब और पोखरों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और भी चीज़ें हो सकती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नलकूप, नहरें, नदियाँ ये हैं, है ना। मध्य यूपी में कुएँ, नहरें। बुंदेलखंड एरिया थोड़ा सूखाग्रस्त रहता है तो वहाँ तालाब का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, कुएँ, बोरवेल मतलब बहुत गहराई से पानी निकालना, नदियाँ, नहरें इत्यादि। तो ये जो साधन हमने क्वेश्चन में पूछे थे वो साधन भी हमने यहाँ दिखा दिए। भूमिका वाला नहीं दिखा पाए, लेकिन साधन तो बता दिए कौन कौन से साधन, किस किस सेक्टर वाइज हमने देख लिया, रीजन वाइज यूपी का, ठीक। और कौन से साधन का कितना % है सिंचाई के उसमें, तो वो भी हमने इधर दिखाने की कोशिश करी कि नलकूप 75% नलकूप के द्वारा सिंचाई होती है यूपी में,
16% नहरों के द्वारा सिंचाई होती है, कुएं और झीलों के द्वारा 7%, 2% आपकी तालाब के द्वारा और 1% अन्य साधन हो सकते हैं। पुराने परंपरागत साधन हुआ करते थे, रेंट वगैरह बोलते थे उसे जो। तो ठीक है ना, मैप एक इतना इफेक्टिव चीज़ होती है, और ज्योग्राफी में तो बहुत ज़्यादा, कि यहीं आपका काम हो गया, लगभग 50% काम आपने समाप्त कर लिया इधर। फिर आप बॉडी पार्ट पे जाओगे तो बॉडी पार्ट में आप वही लिखोगे जो आपने ऊपर दिखा दिया है। साधनों में तो वही लिखोगे क्योंकि साधन वाला पार्ट आपने मैप में दिखा दिया था। उत्तर प्रदेश में विकसित सिंचाई तंत्र मौजूद है। प्रदेश के कुल बुवाई क्षेत्र का 87% सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कितना परसेंट आता है? 87% सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है कुल बुवाई क्षेत्र का। ठीक है ना। फिर आप कहोगे 13% में क्या? 13% वर्षा आधारित रहता है भाई, वर्षा के भरोसे रहते हैं। बाकी वहाँ सिंचाई के साधन नहीं हो पाते होंगे कृत्रिम रूप से। हमने ऊपर ही देख लिया था कि सिंचाई क्या है, कृत्रिम रूप से सिंचाई होती है। आगे पारंपरिक और समकालीन, दो भागों में हमने सिंचाई के साधन बांट लिए कि एक पारंपरिक साधन है सिंचाई के और दूसरे समकालीन साधन है। ठीक है, इसको येलो कर लेते हैं तो अच्छा लगेगा। कुआं, तालाब और पोखर, नदियाँ और नहरें, वर्षा सिंचित जल, ये सब पारंपरिक साधन है। वही अब समकालीन साधनों में आप देखोगे तो नलकूप है, ट्यूबवेल बोलते हैं, पंपिंग सेट है ना, सोलर पंप है, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम, ये दोनों सिंचाई के साधन अभी आधुनिक तौर पे चल रहे हैं काफ़ी, है ना। और रिवर लिफ्ट सिंचाई स्कीम, नदियों से पहाड़ों तक पानी ले जाना, ऊपर ऊंचाई तक उठा करके। नदी जोड़ो परियोजना है, ये सब क्या है? समकालीन है सिंचाई के साधनों के रूप में हम देखते हैं इनको। तो हमने दोनों पारंपरिक और समकालीन उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों का हमने आपको लिख करके दे दिया। अब सेकंड पार्ट जो बॉडी पार्ट था उसमें ये पूछा था कि कृषि विकास में, है ना, कृषि के विकास में सिंचाई की भूमिका क्या है ना, सिंचाई की भूमिका क्या है कृषि के विकास में। अगर सिंचाई के साधन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, सिंचाई अगर उपलब्ध रहेगी हर जगह, तो अब आप देखो कि हरित क्रांति पूर्वी उत्तर प्रदेश या बुंदेलखंड में क्यों नहीं आई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों आई? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन उतने आसानी से उपलब्ध रहे हैं। तो कृषि विकास में सिंचाई की भूमिका आप देखोगे तो पॉइंट वाइज हमने देख लिया है कि पहला नंबर है उत्पादन में वृद्धि होती है। क्या होता है? उत्पादन में वृद्धि रहती है। जैसे नियमित अगर जलापूर्ति सुनिश्चित होती है, इससे सिंचाई की उपलब्धता से फसल विविधता भी बढ़ती है। अब सपोज करो कि जो है आप बुंदेलखंड एरिया में हो, सूखाग्रस्त एरिया, सिंचाई का वहाँ साधन है नहीं, तो आप ऐसी फसल का चयन करोगे और हमेशा उसी फसल का चयन करोगे फिर, क्योंकि वो सूखा सहन कर सके। वहाँ धान तो नहीं उपजा पाओगे फिर तुम, है ना, धान तो नहीं उपजा पाओगे। तो वहाँ अब जहाँ सिंचाई की उपलब्धता हो जाएगी वहीं आप देखोगे कि फिर फसल विविधता बढ़ेगी, है ना, और नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित होती है। फसल की गुणवत्ता में सुधार होगा। कैसे भाई? सिंचाई के साधन अगर बढ़ते हैं और सिंचाई के साधन उपलब्ध होते हैं तो फसल की गुणवत्ता कैसे बढ़ती है? प्रभावी जल प्रबंधन से फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है। कैसे? प्रिसीजन फार्मिंग होती है। प्रिसीजन फार्मिंग पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, प्रिसीजन फार्मिंग क्या है? सही समय पर सही मात्रा में फसल को जब ज़रूरत है तब पानी दिया जाए, तो ये एक प्रिसीजन फार्मिंग होती है, जल प्रबंधन से होगा, तो इससे फसल गुणवत्ता सुधरेगी। समुचित जल प्रबंधन से रोग और कीट प्रकोप कम होता है। ठीक है, आर्थिक लाभ भी होगा। सिंचाई प्रबंधन अगर सही कर लिया जाए, सिंचाई के साधन अगर सही कर लिए जाएँ तो कृषि विकास से हमें आर्थिक लाभ, क्योंकि डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना। आर्थिक लाभ क्या होगा भाई? सिंचाई साधनों से कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था समृद्ध होगी, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकी किस पे है? एग्रीकल्चर पर। आय प्राप्ति के अवसर बढ़ते हैं। कैसे बढ़ेंगे आय प्राप्ति के अवसर? अधिक उत्पादन होगा, बेहतर गुणवत्ता वाली फसलों का उत्पादन होगा। अगर अधिक आय प्राप्ति के अवसर कैसे होंगे? अधिक उत्पादन होगा। अधिक उत्पादन होगा तो बचत की भूमिका बढ़ती है। बचत कैसे होगी? क्योंकि बाजार विकसित होंगे, बाजार में आप अपने सामान को बेच पाओगे। इस तरीके से कनेक्टिविटी हो जाएगी, है ना। आगे खाद्य सुरक्षा। अब सिंचाई के साधन होंगे तो खाद्य सुरक्षा भी बढ़ेगी, क्योंकि फसल उत्पादन उतना हो जाएगा कि व्यक्ति भूखा तो नहीं मरेगा ना, भूखमरी तो कम होगी। अधिक खाद्यान्न उत्पन्न होता है। सूखे या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय फसल विफलता से बचाव होता है। अब वर्षा पर निर्भर रहोगे और कभी वर्षा नहीं हुई तो सूखे में सारी फसल बर्बाद। और जब सिंचाई के साधन होते हैं तो वर्षा हो ना हो, आदमी अपने ट्यूबवेल से ही। अब आप देखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हम तो वेस्टर्न यूपी से हैं, तो हमने तो देखा है कि ज़्यादातर सिंचाई कैसे होती है? ट्यूबवेल से। और जो ट्यूबवेल के मालिक होते हैं खूब रुपया छापते हैं। इधर देखो हमारा भी ट्यूबवेल है गांव में, खूब चलता है। अब वो अलग बात है कि वहाँ कोई रहता नहीं है, तो ऐसे ही बस किसी को दे रखा है तो वही चलाते रहते हैं फिर, है ना। बट फिर भी कभी खाली तो नहीं रहता ना, हमेशा चलता रहता है। तो ट्यूबवेल से सिंचाई बहुत होती है इधर। सामाजिक और आर्थिक विकास। ठीक है,
सिंचाई की सुविधा से कृषि आधारित उद्योगों का विकास होता है। बिल्कुल, जब सिंचाई के साधन होंगे कृषि का उत्पादन अधिक होगा। जब कृषि का उत्पादन अधिक होगा तो कोल्ड स्टोरेज लगेंगे, है ना, और जो आपकी फसल होगी फसल से संबंधित उद्योग लगेंगे, है? तो कृषि आधारित उद्योगों का विकास होता है। फसल प्रबंधन प्रणाली हेतु ग्रामीण अवसंरचना का भी विकास होता है। ठीक, फसल प्रबंधन प्रणाली हेतु ग्रामीण अवसंरचना का भी विकास होता है। ठीक है, और कैसी कैसी ग्रामीण अवसंरचना का विकास देखने को मिलेगा आपको। देखो, ग्राम्य संरचना में सामाजिक सेवाओं की मांग बढ़ती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, ये सब बढ़ेंगी। कनेक्टेड चीज़ें हैं, हमने उन सबको रख लिया है कि एक चीज़ अगर बढ़ती है, देखो एग्रीकल्चर पे ही टिकी हुई है ग्रामीण इकोनॉमी, है ना। हमारी जो भारत की या उत्तर प्रदेश की जो ग्रामीण इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे टिकी हुई है। एग्रीकल्चर अगर संपन्न होता है वो टिका हुआ है सिंचाई पे, और सिंचाई के साधन अधिक समृद्ध होते हैं तो एग्रीकल्चर सुधरता है। एग्रीकल्चर सुधरता है तो ग्रामीण इकोनॉमी सुधरती है, तो उसी से सारी चीज़ें सुधरना शुरू हो जाएंगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास होता है, जैसे सड़कों, बिजली आदि का निर्माण। वरना आप लिखते टाइम ब्लैंक हो जाओगे यार, कैसे लिखें आप, और सिंचाई की क्या भूमिका होती है। कनेक्टेड चीज़ें जितनी भी हैं आप डाल सकते हो उसमें, है ना। पर्यावरण संतुलित होता है, कैसे पर्यावरण संतुलन कैसे होगा भाई, सिंचाई से बंजर और अनउपजाऊ भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है ना। जैसे वर्षा जल संचयन, भौमिक जल स्तर में बढ़ोतरी होती है। नवाचार और तकनीकी उन्नयन, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी सिंचाई प्रणालियों से जल की बचत होती है। ठीक है ना, जो आधुनिक सिंचाई के साधन है ये ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई, क्योंकि भौमिक जल लगातार नीचे गिरता जा रहा है ना। तो क्योंकि हमारे देश में और या उत्तर प्रदेश में आप देखोगे कि सिंचाई जो है भूमिगत जल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है उसमें, है ना। वर्षा जल संचयन वगैरह की प्रणालियाँ बहुत कम विकसित हैं। नवीनतम कृषि तकनीकों से उन्नत और कुशल खेती सक्षम है। ठीक है ना, तो हमने ये देख लिया कि कृषि के विकास में कैसे सिंचाई की भूमिका है। तो सिंचाई की भूमिका हमने बता दी, लेकिन फिर आगे की राह भी बताते चलेंगे, क्योंकि व्याख्या करवा रहा था वो कि भूमिका की व्याख्या करिए। जो भूमिका है तो उसकी आगे की राह ये हो सकती है कि जो अब तक है उसमें और क्या किया जा सकता है। तो सिंचाई की परियोजना का विस्तार हो, है ना। जैसे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है जो अभी तक शायद सफल क्या बन नहीं पाया, अभी तक वो चला हुआ है। आधुनिक सिंचाई तकनीकों को अपनाया जाए, जैसे अब ड्रिप सिंचाई है, स्प्रिंकलर सिंचाई है। अभी ये कम कहीं सेक्टर वाइज ही है बस, है ना। तो इसको बढ़ावा दिया जाए, है ना, इस तकनीकी को और सस्ता किया जाए जिससे कि ये आम किसान के पहुंच में हो। वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जाए। अब जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो आपको कितना दिख रहा है कि वर्षा का जल संचयन किया जाए। जो पहले तालाब पोखर हुआ करते थे, हाँ, वो सब ढक के उस पर जो है अतिक्रमण जैसे बोलते हैं लोग, अपनी बस्ती वगैरह बना लेते हैं, है ना। वो अलग बात है कि अमृत सरोवर जो है योजना चलाई थी गवर्नमेंट ने कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में 75 लगभग अमृत सरोवर बनेंगे। तो कैसे बने, उनका कितना इस्तेमाल हो रहा है वो आप अपने देखते होंगे, है ना। तो वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, नीतिगत सुधार किए जाने चाहिए। क्या किए चाहिए, नीतिगत सुधार किए जाने चाहिए। जैसे सिंचाई परियोजनाओं के लिए सरकारी अनुदान मिले, है ना। सिंचाई नीतिगत सुधार कैसे हैं, सरकारी योजनाएं हैं तो उनमें क्या क्या मिलेगा आपको, सरकारी अनुदान मिले, या फिर जो सहकारी समितियां होती हैं उनके माध्यम से सामुदायिक सिंचाई परियोजना चलानी चाहिए, है ना। ये सब होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के अनुकूल उपाय हों, क्या हो, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल उपाय हों। जैसे जलवायु परिवर्तन अब हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर की जाए। फिर उसमें स्मार्ट सिंचाई प्रणालियों का विकास होना चाहिए, है ना। लचीली फसल योजनाओं को बनाना, लचीली फसल योजना। अब जैसे सूखा है तो सूखाग्रस्त, अब तुम टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ाओ कि ऐसे बीज उत्पन्न करो जो, जैसे आजकल बीटी कॉटन हम जो सुनते हैं, बीटी कॉटन क्या है वो, कि वो तुम्हारी कम सिंचाई वगैरह की चीज़ों को भी झेल लेगी, है ना। रोगों को भी झेल लोगी, कीटों के आक्रमण को भी झेल लेंगी। तो ऐसी चीज़ों पे हम आगे बढ़ें अब। तो नेक्स्ट, जल संरक्षण और सिंचाई के महत्व पर जागरूकता अभियान चलाया जाए। अब ये अभियान चलेगा, नहीं तो आप शहरों में रहते हो, आप देखते हो किसी ने अगर टंकी चली छोड़ दी और पानी टपक रहा है तो दूसरा जाके बंद नहीं करेगा, हैं। और गांव में देखो कितना ज़्यादा जो है अब जल का बेकार में वेस्टेज होता है। मतलब अपनी गाय भैंस नहलाने के लिए भी सुबह सुबह
पानी की टंकी चला देते हैं और भाई साहब पूरा रोड साफ़ करते हैं। नालियाँ भी साफ़ उसी से हो रही होती है, पानी पाइप लगा करके एकदम प्रेशर के साथ मारा जाता है। तो अब इसको कैसे रोकोगे आप? इसको रोकोगे जब आप जल संरक्षण और सिंचाई के महत्व पर आप जागरूकता अभियान चलाओ, लोगों को बताओ कि भाई कितनी पानी की कमी है, ठीक है ना। वरना लोग क्या है, बस अपने इस्तेमाल के लिए कर लेते हैं, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा पता नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से फिर आप लास्ट में कंक्लूड कर दोगे, इस प्रकार सिंचाई के सुधार से कृषि उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि होती है, जो गरीबी और भूख में कमी लाती है। आवश्यकता है कि सिंचाई से संबंधित क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए बेहतर जल प्रबंधन प्रणाली का विकास किया जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये आंसर कंक्लूड होता है। आप इसमें नदी जोड़ो प्रोजेक्ट, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को भी डाल सकते थे अगर आप कंक्लूजन में डालना चाहते थे तो। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लिखा बहुत कुछ गया है इसमें, इसको और शॉर्ट कर सकते थे। ये जो मैंने लिखा है, इनको पॉइंट जो हमने 7-8 बनाए थे, इसको और पॉइंटों को शॉर्ट कर सकते थे। इसके अंदर की जो इन्फॉर्मेशन थी इसको कम कर सकते थे, है ना। और ऐसे ही लिखा जाता है। जब आप लिखने बैठोगे, अब 5-6 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट करना होगा तो आप स्पीड में लिखोगे तो काफ़ी चीज़ें छूटेंगी। बट मैप प्रॉपर तरीके से बन जाए, उसके बाद पॉइंट डायरेक्ट जो हेडिंग बनाई थी वो भी अगर आप लिखोगे तो काम चल जाएगा, है ना। ठीक है, तो ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।